मौजूदा जो वज़ीर आज़म है ये भी वही कुछ अब करेंगे जो गिलानी साहब ने किया है, और ज़ाहिर है कि इनको भी जाना पड़ेगा। राजा रेंटल का भी वही हाल ना हो जो यूसुफ रजा का है। इसका काम आसिफ जरदारी का चोरी किया हुआ पैसा पाकिस्तानी कौम से जो स्विट्जरलैंड में पड़ा उसको बचाना है। We will act according to the constitution. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। आज ज़लज़लों का दिन था, एक इर्तियाश अमन की दुनिया में आया। खैबर पख्तूनख्वा के जेल एहलकार लाहौर में जेर तरबियत थे। दहशतगर्दों ने हमला किया और 9 एहलकार शहीद कर दिए गए। अर्ज़ पाकिस्तान आज उस वक्त भी लर्ज उठी कि जब हमारे अगवा शुदा 17 फौजी जवानों की लाशें कुनड़ के जंगजुओं ने बीर के जिरगे के सपुर्द कर दी। आज ही मिली इत्तेहाद के वजूद पर भी लर्जा उस वक्त तारी हुआ कि जब क्वेटा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लापता अफराद और मशशुदा लाशों के मुकदमे की समाअत कर रहे थे, और उधर बलोचिस्तान के इलाका डिगार से 7 शहरियों की लाशें बरामद हो गईं। एक भौचाल सियासत की दुनिया में भी था। वही हुक्म, वही सवाल, चेहरा नया मगर हीले भी वही और बहाने भी कदीम। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को आगाह किया कि वजीर आजम को अदालत का हुक्म पहुंचा दिया गया है। काबीना के इल्म में भी मामला आ गया है। अब राय जानने के लिए वजारत कानून की समरी रिपोर्ट का इंतजार है। उस केस को अदालती तातीलात के बाद प्लीज सुना जाए। लेकिन अब की बार अदालत मुकदमे की फाइल से निकलकर वफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस ब्रीफिंग तक चली गई कि जिसमें उन्होंने कल ही कहा था कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है, आइन खत लिखने की इजाजत नहीं देता, मगर अदालत कहती है कि हमने अपने 6 नुकात में ये कह दिया था कि जिसको इस्तिस्ना का दावा है वो अदालत से रुजू फरमाए। यूसुफ रजा गिलानी ने भी ये नुक्ता नहीं उठाया था, तो अब मुशावरत की जरूरत नहीं है, ना वजारत कानून से और ना ही काबीना से। वजीर आजम को सीधा साधा बराह रास्त हुक्म है कि खत लिखें और 25 जुलाई को आकर बता दें कि जनाब हुक्म पर अमल हो गया है, वरना हम उनके खिलाफ आईनी और कानूनी एक्शन लेंगे। इस सियासी भौचाल के बाद सवाल कई तरह के जन्म लेते हैं। एक तो ये कि अब की बार अदालत नए तौहीन अदालत के कानून की मौजूदगी में दूसरे वजीर आजम को भी ना अहल करके घर भेजेगी, या फिर आर्टिकल 190 के तहत कोई कमीशन मुकर्रर करेगी कि वो स्विस हुक्काम को खत लिखे। जुज़वी सवाल अब ये है कि ये कमीशन बुकला पर मुश्तमिल होगा, ब्यूरोक्रेट्स पर होगा, जुडिशियल ऑफिसर्स पर होगा, या फिर फौजी अफसरों पर। डॉक्टर खालिद रांझा ये कहते हैं कि इस बार अपने 6 नुकात में से एक नुक्ते पर अमल करते हुए अदालत जो है वो नए इंतखाबात यानी कि इलेक्शंस करवाने का भी हुक्म दे सकती है, मगर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब इससे मुत्तफिक नहीं। ऐसे और भी कई सवालात हैं, मगर इस सियासी भौचाल से उठने वाली गर्द अभी गुबार बनकर उड़ ही रही थी कि एक ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से भी आ गया। कहते हैं कि ज़लज़ला जो है वो अल्लाह की तरफ से बंदों के नाम एक तंबीह होती है कि खबरदार अपने अमाल ठीक कर लो और किबले दुरुस्त, वरना इस कहार की पकड़ बड़ी जबरदस्त है। हो सकता है कि आज का ज़लज़ला हमारे रहीम और करीम की गफ्फारी का मज़हर हो कि संभल जाओ, मगर होश किसे है। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। बात हो रही है कि एक दफ़ा फिर जो है हुकूमत ने वही पुराने हरबे इस्तेमाल किए हैं, वही दलीलें दी हैं, वही हरबे, चेहरा नया है, मगर लगता यह है कि इंतकाम भी शायद वही होगा, मगर इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे इस मुल्क पे खौफनाक भी हो सकते हैं। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए आज मौजूद हैं यास्मीन रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, MNA भी हैं। हमारा साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अनवर बेग साहब भी मौजूद हैं। सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारा साथ दे रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन साहिबा आप ही से आगाज करूंगी। सबसे पहले क्योंकि अब ज्यादा कौम कंफ्यूज ना हो मजीद, बड़ा सिंपल सा सवाल है, और आज की जो ये सामने फैसला भी आया है उसके ऊपर जो मुस्तरद भी कर दिया आप लोगों के रिप्लाई को, उधर भी यही लिखा है। आज भी आपने फिर से कवर लेने की कोशिश की कि हम जो है एडवाइस के लिए वेट कर रहे हैं, वजारत कानून में ये मैटर भेज दिया है, जबकि 8 मार्च 2012 इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को भी ये कहा था व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर कि आप दूसरों की मुशावरत के पीछे नहीं छुप सकते, ना ही ब्लेम उनके सर पे डाल सकते हैं। आप मुंतज़िम आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फैसला आपने करना है और ये हम आपको हुक्म दे रहे हैं। बल्कि आई कोट एग्जैक्टली जो 8 मार्च 2012 को कहा गया था, रिगार्डलेस ऑफ एनी एडवाइस टेंडर्ड अर्लियर और इन द फ्यूचर, किसी भी राय को अहमियत दिए बगैर, किसी की भी राय को, तो आप फिर घूम फिर के वहीं आके खड़े हो गए। महर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का एक ओहदा है और वो अपनी
कैबिनेट एंड ख़ास तौर पे लीगल टीम जो कि लॉ एंड जस्टिस ऑब्वियसली मिनिस्ट्री और जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, उनके बगैर वो कुछ भी लीगल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो ज़ाहिर कॉमर्स मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो वो कोई भी रिप्लाई क्या कुछ भी नहीं कर सकते. ही इज़ बाउंड आई मीन बाय हिज ओहदा कि वो अपने मशावरत करे अपनी कैबिनेट टीम के साथ, बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, कि उन्होंने किस तरीके से अपना कंडक्ट करना है. और ये तो एक इम्पॉर्टेंट आईनी रिक्वायरमेंट उनके मॉरल ऑब्लिगेशन है और उन पर जिम्मेदारी है. तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड. एक इखलाकी जिम्मेदारी एक तरफ और एक आला अदलिया का हुक्म एक तरफ, जो दो टोक हुक्म 8 मार्च 2012 को वो दे चुकी है, तो किसको ज्यादा तरजीह मिलनी चाहिए? देखें तो हुक्म उन्होंने ये नहीं कहा कि हुक्म नहीं मान रहे, ऐसी कोई बात नहीं की. उन्होंने मशावरत के लिए टाइम मांगा और ये रूटीन है. हम पहले भी एक प्रोग्राम में जज सबर में बात कर रहे थे कि रूटीन है कि कोर्ट्स में से हमेशा डेट से और फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मांगी जाती है और दी भी जाती है. और पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट है, मुकदमे 20-20 साल चलते हैं. तो बिल्कुल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा. अभी तो उनको इलेक्ट हुए कितने दिन हुए, फर्स्ट को हुआ था इलेक्शन. 10 डेज में अभी वो हुकूमत की जिम्मेदारियां समझें या अभी कोर्ट्स को निपटाएं, तो मेरे ख्याल में उन पे अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहिए. ही शुड बी गिवन टाइम. जी इजाजत दीजिए. इज दिस अनड्यू प्रेशर जस्टिस साहब? बिकॉज वो कह रही हैं कि दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब 8 मार्च 2012 को ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब आप राय के ऊपर पाबंद नहीं है, ना आपको किसी की राय लेनी है, आप पे ये हुक्म है और आप इस पर अमल दरामद करवाइए. नहीं, ये इस हद तक तो बात ठीक है. देखें ना, ये तो नॉर्मल कोर्स में होता है कि जिस इशू पर जो है ना उस कंसर्न मिनिस्ट्री से वो राय तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट राउंड में ये बात हो गई कि उस वक्त उन्होंने कह दिया कि ठीक है चले गिलानी साहब, आपको जो उस वक्त राय दी गई थी हम मान लेते हैं कि ये गुड फेथ में आपने काम किया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो एडवाइस आपको दी गई थी वो दुरुस्त नहीं थी और अब हम आपको ये कह रहे हैं कि ये आपको करना है. तो आज भी जो उन्होंने ऑर्डर लिखा है उन्होंने उस बैकग्राउंड का हवाला भी दिया है. लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखें उस वक्त 6 ऑप्शंस की बात हुई थी. अब एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने देख ली है कि जो पहला ऑप्शन था गो कि उन्होंने एक्सरसाइज किया, एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, लेकिन वो मकसद अचीव नहीं हुआ. तो आज जो बात जो अच्छा, फिर उसका जवाब उन्होंने इस तरीके से किया कि उन्होंने एक लॉ लेकर आ गए. अब जब तक ये लॉ मौजूद है तो कम से कम वो ऑप्शन तो वैसे भी एक्सरसाइज नहीं हो सकता. और आज उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि जब जवाब देंगे तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने कानून और आइन के अंदर क्या फैसला करना है. यानी कि सिर्फ यही लेफ्ट ओवर ऑप्शन नहीं रहेंगे बल्कि शायद कोई और बात भी हो सकती. तो मैं समझता हूं, यानी कि एक सेकंड पहले जो 6 नुकात दिए थे और ऑप्शन दिए थे उसमें पार्लियामान के पास वापस जाया जाए, इलेक्शंस का पार्लियामान के साथ पीपल्स की बात भी थी, दोनों चीजें इकट्ठी, दोनों चीजें नत्थी की हुई थी साथ. उसके अंदर ये भी था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए, वरना 248 की बात है कि अगर आपने उसके अंदर चौथी ऑप्शन ये भी थी कि फिर आप अगर आपने इस्तिस्ना के ऊपर आर्ग्यू करना है तो आइए इस्तिस्ना का कवर लीजिए. वो भी ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज की गई. एतजाज अहसन ने बार बार कहा कि जनाब मैं एज अ काउंसिल ये मेरे क्लाइंट की दिस इज नॉट द नीड, हम लोग 248 को आर्ग्यू नहीं करेंगे. मैं नहीं हूं, मैं गिलानी साहब का वकील हूं. एब्सोल्युटली. सो 248 को भी बार बार मौका देने के बावजूद आज जिक्र भी किया, हुकूमत ने इस एक्सरसाइज को नहीं ऑप्शन किया. आज डोमेन बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं 6 ऑप्शन नहीं, मतलब उन्होंने ये ओपन कर दिया कि हम आइन के मुताबिक जो है एक मुनासिब फैसला करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि उससे हटके भी कोई बात हो सकती है. अच्छा, आइन के तहत क्या क्या मुनासिब नहीं, देखें ना, ये तो भी उन्होंने फैसला करना है. मैं तो अर्ज ये नहीं, आई वांट टू नो द पॉसिबल आउटकम्स. क्या क्या हो सकता है? देखें बीबी, याद बताऊं पॉसिबल क्या होगा. जो बात मैं समझता हूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल है, इंक्लूडिंग ये, तो मैं माफी चाहता हूं एक बात, ये तो एक इशू है, लेकिन इस मुल्क में तो हजारों इशू. आप देखें ना कोयटा में क्या हुआ. मैंने आज यही जिक्र किया कि आज तो जलजला सिर्फ एक्चुअली नहीं आया, इधर हर जगह. दूसरी बात है, देखें ना, वो तो लाशें लेकर वहां पर उस चौक पे आ गए, हाई कोर्ट के सामने आ गए. हमारे 17 जवानों की लाशें यहाँ पर दीर में वापस भेज दी गई हैं जिरगे को. फिर इधर लाहौर में जो केपी के वो जो पुलिस वाले गए थे ट्रेनिंग में. इस मुल्क में अब जो हल मुझे नजर आ रहा है ना वो ये है जिसमें सबकी बचत है, पीपल्स पार्टी वालों की भी, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी, और शायद हमारे लिए भी कोई बचत का रास्ता निकल जाए, वो इलेक्शन. अच्छा, मैं आपको फिर प्रेस करूंगी थोड़ी देर में कि आप हमें आवाम को फिर आगाह करें कि आईनी तौर पे क्या क्या ऑप्शन है. मगर इससे पहले सेनेटर साहब, आई वांट टू नो, एक इत्तेहादी की हैसियत से और स्पेशली एक जिम्मेदार इत्तेहादी की हैसियत से, क्योंकि बार बार चौधरी साहब ने कहा है कि प्लीज कोई कन्फ्रंटेशन ना कीजिए, अमल दरामद कर दीजिए. आप इनको कोई राय दे रहे हैं आजकल? इनको कह रहे हैं कि भाई लिख छोड़ो खत या कुछ कर छोड़ो, या क्या आपकी क्या स्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में ये तो अब पुरानी बात हो गई है कि हमने इनको क्या कहा और इन्होंने हमें क्या कहा.
ہم تو پیپل پارٹی کے ساتھ ویسے کھڑے ہیں. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نئی بات بتائیے نا. نئی بات ہے ہی نہیں. بحران میں صورتحال میں کوئی آپ کی نئی مشورہ نہیں ہے. نئی بات تو اب کہنے والی ہے عدلیہ کو اور پولیٹیکل اتھارٹیز کو کہ ریسٹرین کریں. اگر یہ ریسٹرین نہیں کریں گے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو اچھا ریسٹرین سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاؤں وہ عدالتی ریسٹرین جوڈیشل ریسٹرین کریں اور پولیٹیکل ریسٹرین سے کیا مراد ہے؟ جوڈیشل ریسٹرین تو ہم سمجھتے ہیں, پولیٹیکل ریسٹرین کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل ریسٹرین بھی یہ ہے کہ یہ بھی ضد چھوڑے اور وہ بھی ضد چھوڑے. یہ ضد چھوڑیں گے. دیکھیں ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ضد چھوڑنا تو خط لکھنے کے مترادف ہے نا, تو لکھیں خط. یہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم گھر جا کے بیٹھا ہے اس نے گھر جا کے بھی یہی کہا ہے کہ میں تو آئین کی پاسداری کر رہا تھا. دیکھیں نا, ایک ورژن ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنی تھاٹ ہے, وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے. اس نے 248 پڑھ لیا ہے, کسی اور نے نہیں پڑھا. اچھا بات تو یہ ہے کہ سینیٹر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ یو ٹرائنگ ٹو سے کہ یوسف رضا گیلانی نے جو ملتان میں بیٹھے ہیں انہوں نے 248 کی 248 کی تشریح کر لی ہے, جبکہ تشریح اور انٹرپریٹیشن کا حق تو سپریم کورٹ کا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتا دوں. جو آرٹیکلز اپنے ورڈز کے لحاظ سے کلیئر ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو اسی طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر عملداری قائم کرنی پڑتی ہے. جہاں پہ الفاظ مبہم ہوتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کی دو اپنا اس کے مینز نکل سکتے ہیں, وہاں پہ تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 248 جو ہے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بیگ صاحب, سو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ رہنمائی کیا کریں گے, یہ تو خود بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ دو ٹوک ہے بھئی تشریح کیا کرنی ہے. کورٹ بار بار کہتا ہے کم اینڈ سی کمیونٹی, ڈھونڈو, ہم سے مانگو تو ہم استثنا دیں گے. تو یہ لمبی بحث ہو جائے گی. نہیں لمبی نہیں ہے, بڑا ڈائریکٹ کوشچن ہے. یہ اتحادی میری ایک بات سن لیں, ایک فکرہ سن لیں. جو روز سو موٹو ہوتا ہے وہ آئین پڑھ کے نہیں ہوتا. میرا ایک سوال ہے, آئین پڑھ کے ہوتا ہے؟ وہ آئین پڑھا ہوتا ہے نا, تو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ہے وہ ہے. بات میں یہ کہتا ہوں, یہ چونکہ عدالت میں ہے معاملہ, ابھی معاملہ پھر پینڈنگ ہے, اس کے اوپر میرے خیال میں تو اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. بات تو یہ ہے کہ میں تو قوم کی بات کر رہا ہوں. میں قوم کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ہم نے ان کو مشورہ دیا وہ ان کے اور ہمارے درمیان میں ہے. آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ کہا, آج بھی ہم شاید یہی کہتے ہیں. ذمہ دار اتحادی کی حیثیت سے, ذمہ دار اتحادی کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کی سم درست کرنی ہے یا بس اپنی کرسی بھی انشور کرنی ہے اور ان کی بھی تگڑی کرنی ہے. الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے اوپر اتفاق ہو گیا نا. اتفاق کس لیے ہوا ہے؟ کہ قوم کو نئے سینیریو کے اندر لے کے جانا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے نا ایک سیکنڈ, بیگ صاحب لیٹ می نو. چیف الیکشن کمشنر آ گیا, وہ جسٹس صاحب کہتے ہیں الیکشنز کا بہترین وقت ہے جس بحران سے ملک گزر رہا ہے. مگر میں ادھر ہی ابھی اٹکی ہوئی ہوں کہ وزارت قانون جو کرتی رہی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. کمال اصفر سے گیم شروع ہوئی, ان کو ہیلوسینیشنز ہو رہی تھی امریکہ, CIA اور GHQ کی. آئے بابر اوان صاحب, انہوں نے بھی 248 کو ہاتھ نہیں لگایا. آئے اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے بھی کہا نہیں دور بھائی, ہم نے کسی مناسب وقت پہ سے اٹھائیں گے. تو what role are the coalition partners playing and what exactly is the government trying to achieve? مہر, آپ نے ابھی ذکر کیا ارتھ کویک آیا آج شام کو اسلام آباد میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی چوک کے اس طرف تو ارتھ کویک آیا ہی نہیں, کیونکہ وہ امیونٹی کا ایریا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے مہر کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, میں کوئی جیورسٹ نہیں ہوں. جج صاحب بیٹھے ہیں, یہ قانون جانتے ہیں. کامل علی آغا صاحب یہ بھی ایک لاہور کے بڑے چوٹی کے قانون دان ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے, آئی تھنک دس از ناٹ گوئنگ ویل فار دا کنٹری. اب آپ مجھے اس چیز کا بات بتائیں, یا جج صاحب یہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو بھی کنٹیمپٹ کا جو یہ سلسلہ آیا ہے پچھلے 2 دن سے, یہ کامل علی آغا صاحب سینٹ کے ماشاءاللہ ابھی ممبر بھی ہیں, کوئی ڈیبیٹ, پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ایک لے کے آئے ہیں اور جس میں لوگوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, انڈیویجولز کا فائدہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل اسمبلی میں 2 گھنٹے کے اندر یہ بلڈوزوں کے پاس ہو گیا, سینٹ کے اندر 2 گھنٹے کے اندر بلڈوزوں کے پاس ہو گیا, آج قانون بن گیا. اٹ ہیڈ دیٹ میلیفائڈ انٹینشنز, کیونکہ آج سپریم کورٹ میں یہ ڈیٹ تھی. مجھے اس بات کا کوئی جواب دے کہ یہ فائدہ کیا ہے, واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو, آئی مین واٹ از دس گڈ ٹو دی کنٹری.
a very short break और फिर सवाल यही उठाएंगे, who's leading, who are the blind leading the blind, कौन किसकी रहनुमाई कर रहा है और कहां तक इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरू भाई तो आ गए मगर इलेक्शंस के कोई इरादे नहीं रखते। आसिफ अली जरदारी साहब ने कल भी कहा इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे। किसके क्या इरादे हैं इस मुल्क में? After a very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। फारूक एच नाइक वजीर कानून ये कहते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी जो है बावजूद इस फैक्ट के कि हम विक्टिम्स हैं इंसाफ के, जस्टिस के, हम फिर भी ये तौहीन अदालत का बिल इसलिए लाए हैं कि हम एक बैलेंस तवाज़ुन कायम कर सके पार्लियामेंटेरियंस और जजेस के दरमियान। अनवर बेग साहब, ये कौन सा बैलेंस लाना चाह रही है ये हुकूमत बिटवीन द जजेस एंड द पार्लियामेंटेरियंस? रियासत के अंदर 3 सतून, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सबके अपने अपने हदूद हैं, इन सबके अपने अपने काम हैं। What balance are they trying to create? मैं जैसे कह रहा था कि आई थिंक एक तो प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने कब नेशन को एड्रेस किया। भाई ऐसी जब डेलिकेट इश्यूज आते हैं, दे शुड टेक द नेशन इनटू कॉन्फिडेंस, पब्लिक डिबेट करें कि जी हम ये लेजिस्लेशन ला रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है। टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। आपको याद दिलाऊं मुल्तान में मैं पीएम आप पीएन नहीं है। क्या तो खैर आप गिलानी साहब की तो बात छोड़ देना, उनकी तो जो 4-4.5 साल निकला है वो तो नोट बना के फारे हो गए। पॉइंट ये है कि मैं टेलीविजन के ऊपर ये देख रहा हूँ, पीछे एक हफ्ते से भी देख रहा हूँ और आज भी मैंने देखा कि जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को रिडिक्यूल कर रहे हैं, जिस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट ऑन, ऐसे नहीं होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी में सेनेट में कल जो इनके 2 एमिनेंट मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं और लॉयर्स हैं, आई मीन उनके बड़े सीरियस रिजर्वेशन आए। पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी क्या एक सुसाइड मिशन पे चल पड़ी है? मैं ये समझता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस और ये पता नहीं कहाँ लेके हमें। अच्छा ये देखना यास्मीन, ओके अनवर बेग साहब एक सेकंड, आई डोंट नो इफ देयर इज अ सुसाइडल अर्ज और नॉट, मगर मैं जानना चाह रही हूँ कि बिकॉज काबीना में भी इशू गया है, वजारत कानून में भी भेजा है और पहले हुकूमत से भी रुजू फरमाया था इसका जवाब देने के लिए। देखना इसके दोहरी शहरियत के ऊपर तो इत्तेहादी बहुत बोलते हैं, मगर आपको लगता है कि इत्तेहादियों ने एएनपी हो, पीपल्स काफ लीग हो, एमक्यूएम हो, इन लोगों ने इस हवाले से जुडिशरी के हवाले से तौहीन अदालत बिल के हवाले से एक ड्यू किरदार अदा किया है? मैं नहीं समझता, आई डोंट थिंक सो। मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, आई डोंट थिंक सो देयर हैज बीन एनी मीनिंगफुल डिस्कशन विद इन दी पार्लियामेंट्री लीडर्स ऑफ ऑल द कोएलिशन पार्टनर्स। मैं नहीं समझता कि किसी प्रॉब्लम अब क्या आ गया है कि nobody is sincere and loyal to the country. We have gone on individuals, unfortunately. If they've gone on individuals, I'm sorry to say this is my opinion. I mean, she will differ, मेरी भाभी differ करेंगी, but we have gone on the loyalty of individuals. I think this is wrong. इस तरीके से नहीं होना चाहिए. Country stands first. उसके बाद अपनी political party, और ये politics के अंदर individual loyalties नहीं आनी चाहिए. Unfortunately ये आ गई है और जो तमाशा आजकल चल रहा है, I think we are on a way to destruction. ये तमाशे की बात करते हैं और सेनेटर साहब ने अभी कहा कि दोनों जो हैं वो अब अपनी पोजीशंस के ऊपर अड़ गए हैं, इनको अब हट जाना चाहिए, इतना ज़्यादा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। एक पोजीशन तो हुकूमत की है जो हम देखते हैं, दूसरी पोजीशन जिसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता बात होने शुरू हो गई है वो ये होने शुरू हो गई है। आज आर्टिकल्स भी बड़े छपे, बातें भी बड़ी हो रही हैं कि एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म और एक है जुडिशियल एडवेंचरिज्म, यानी अदालती मोहम जोई। क्या फर्क क्या है इन दोनों में? नहीं देखें, बात बड़ी सीधी सी है, एक्टिविज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम रेस्ट्रेन का प्रिंसिपल फिर ये है कि आप देखें कि जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं क्या वो हासिल हो सकता है। अगर वो हासिल नहीं हो सकता तो वहाँ पर फिर रेस्ट्रेन की बात आ जाएगी, या ये बात आएगी कि गुजारिश है कि अगर एक्टिविज्म में कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान है और अदरवाइज, तो ये चीजें हैं। ये एक्टिविज्म, मैं आपसे डिफरेंस पूछ रही हूँ, एक्टिविज्म में और एडवेंचरिज्म में क्या फर्क? नहीं, एडवेंचरिज्म तो देखें वो तो नहीं हो रहा ना? नहीं, एडवेंचर वो तो बहुत सीरियस बात हो जाएगी। हाँ, ना नहीं हो रहा। नहीं, एडवेंचरिज्म तो नहीं है, लेकिन एक्टिविज्म जरूर है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट्रेन का जहां तक है वो हमें थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। ओवर एक्टिविज्म नजर आ रहा है? नहीं, ओवर की बात है, एक्टिविज्म तो बहरहाल है, लेकिन उसमें एक फेलियर भी तो है ना, फेलियर है एग्जीक्यूटिव का। एक्टिविज्म भी क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, एक्टिव होना नहीं, एक्टिविज्म का मतलब
ہوتا ہے پبلک ایٹ لارج کے مفاد میں، تو جو چیز پبلک ایٹ لارج کے مفاد میں ہو تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ جج صاحب پھر اگر مجھے موقع دیں تو میں پھر یہ کہوں گی کہ پبلک ایٹ لارج تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات جو پڑے ہوئے ہیں تمام، اس میں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہوں یا لوور جوڈیشری ہو، ان کو تو دیکھا نہیں جاتا۔ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ 8 دن بعد تاریخ، کیونکہ پبلک ایٹ لارج جو ہے پرائم منسٹر ایک کو گھر بھیج کے کیا بینیفٹ لیا پبلک ایٹ لارج نے؟ آئی ڈونٹ سی اینی بینیفٹ ٹو دا کامن مین آف دا کنٹری۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پبلک ایٹ لارج کو سرو کرنا ہے تو ان کے مقدمات کو نپٹائیں۔ لوگوں کے بہت مالی جانی ہر قسم کا اس میں معاملات جو ہوتے ہیں وہ پھنسے ہوتے ہیں۔ میں انور بیگ صاحب کی بات پہ ایک تو میں پروٹیسٹ کرتی ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کو آپ سب واچ کرتے ہیں، پاکستانی ہیں۔ 98 میں میاں نواز شریف صاحب یہ لا لے کے آئے، رات کو 12 بجے سیشن بلایا گیا، ایمرجنسی سیشن بلایا گیا۔ اس وقت کیا یہ لا ٹھیک تھا اور آج یہ لا غلط ہو گیا ہے؟ یہ تو سب اپنے جب آتا ہے تو یوز کرتے ہیں انہی چیزوں کو، اور پھر دوسری جگہ آ کے انہی چیزوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ نہیں ہم یہ نہیں، لیکن اگر دیکھیں پارلیمنٹ کی کور رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، پرائمری رسپانسبلٹی ہے، اپنے مفاد میں نہیں لیجسلیشن کرے، لیکن اس کو پارلیمنٹ کو کیوں ریسٹرین کیا جا رہا ہے؟ آپ کریں، آپ جا کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی لیجسلیشن کام کریں۔ ہمارے جو جوان جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے جنگجوؤں کے ہاتھوں، کی لاشیں اپر دیر میں مل رہی ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا کے جو آپ کے جیل وارڈنز ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے سر عام فجر کے وقت کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کریں، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشری بھی ان چیزوں کو دیکھے، اور پارلیمنٹ نے بہت لیجسلیشن، ہسٹوریکل لیجسلیشن اباؤٹ ویمن مائنورٹیز ہوئی ہے اس پارلیمنٹ میں۔ ہم بڑے اس سے الحمدللہ سرخرو ہیں کہ ہم نے بہت بہتر لیجسلیشن کی طرف گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس جو ہوئی ہیں اوپن ہوئی ہیں، اور یہ جماعت کے ڈیپٹی پرائم منسٹر یہ بھی تو میں لاسٹ کمنٹ آئی وڈ لائک ٹو ایڈ، یہ بھی کوئی جائز ہے جج صاحب بتا دیں یا آپ لوگ بتا دیں کہ گھور کر دیکھا گیا تو اس پہ بھی یہ کنٹیمپٹ لگا دیں؟ اس لیے آپ کو کنٹیمپٹ لا جو بنانا چاہیے تھا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کی بات کو سپورٹ کروں گا، ایک کنٹیمپٹ لا کی ضرورت تھی، موجودہ کنٹیمپٹ آف لا میں آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پرسن اسپیسیفک کریں گے اور جیسے پبلک آفس ہولڈر کو آپ نے نکال دیا تو پھر جو ہے لوگ صرف اپیل کا رائٹ دیا گیا، اپیل کا رائٹ دیا گیا، وائڈر کیا گیا، پبلک آفس ہولڈر کو آپ نے کر دیا نا۔ اور دیکھیں جو امینڈمنٹ بھی ہوئی، اور امینڈمنٹ جلد بازی میں ہو گئی، پہلے آپ نے اس میں یہ ڈال دیا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر انڈر آرٹیکل 248(1) جو کہ صرف پرائم منسٹر وزیروں کو بجانا چاہتا ہے، آخر میں کسی نے مشورہ دیا بغیر سوچے سمجھے کہ 248 کو کاٹ دو۔ بھائی 248 کو کاٹ دیا تو آپ نے اس کا تو اسکوپ بڑھا دیا، یعنی کہ صرف پرائم منسٹر نہیں رہے بلکہ ایون ہر کوئی پبلک آفس ہولڈر کل کو آئے کہ آپ کی بات صرف ایک ایڈ کرتی جاؤں کہ اپیل تو پھر جو ادھر ہی جانی ہے نا جی، اپیل کا رائٹ دیا، اپیل بھی انہی کے پاس جانی ہے۔ صاحب اب یہ کیوں نہیں کہتے جو پارلیمنٹری طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نون لیگ یا اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی تھی ہاں یہ صبح امینڈمنٹ داخل کرتی، اس کے بعد اس کے اندر ڈیبیٹ کرواتی، اس کے بعد شکوار اس کے اوپر ووٹنگ کرواتی، اپنا ڈویژن کرواتی، کم سے کم پارلیمنٹ کے اندر یہ اعتراض اٹھانا چاہیے۔ یہ پورے پروسیس کے اندر موجود رہے اور شروع میں مخالفت کی پروسیس میں موجود رہے، سیکنڈ ریڈنگ کے اوپر انہوں نے واک آؤٹ کر دیا دونوں اسمبلیز کے اندر۔ مجھے بتائیں انہوں نے تو یونینیمس پاس کروایا، انہوں نے دونوں ہاؤسز کے اندر یونینیمس پاس کروایا انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ، اس لیے کروایا کہ یہ وہی قانون ہے جو 98 میں تھا۔ صرف آپ 248 والی بات اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ ظاہر ہے 248 میں کہ کل کو اگر آپ کی حکومت بنے تو آپ کو تحفظ فراہم ہو جائے، یہ گول بھی اچیو ہو جائے، عدلیہ کو بھی آپ اپنی طرف سے ایک فلیگ بیئرنگ دے دیں کہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ اپنے بھی مفادات جو ان کا بھی تحفظ ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں 4.5 سال گزرے، 4.5 سال تو انہوں نے گزارے، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ گزارے، ہم تو 6 ماہ 8 ماہ سے شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس حکومت کے اگر کرپشن ہوئی ہے تو انہوں نے کروائی ہے، اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے کروائی ہے، اگر کورٹ کے ساتھ ایم آر او کے اوپر پھٹے بازی ہوئی ہے تو انہوں نے کروائی ہے۔ تو بیگ صاحب جواب دیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کامل علی آغا صاحب جو ہے نا ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ اب دیکھ رہے ہیں پروگرام اینڈ پہ جا رہا ہے تو یہ اب انہوں نے یہ اپنی پچ بڑھا دی ہے۔ سوال آپ سے میں جو آرگو کر رہا ہوں آپ میرے سوالوں کا ان کے کردار پہ بھی آئیں گے، ڈیپٹی وزیر اعظم بیٹھے ہیں، وہ کیا کردار ادا کریں گے اگر دوسرا وزیر اعظم گھر گیا تو؟
पुरानी बात छोड़ दें, हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ, वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है ना, वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री कि अगर हमने कोई मिस्टेक्स किए, चले हम तो बुरे रहे भाई, आप सीखें तो सही, कुछ तो सही करें, डाल देते ना, ठीक कह रहे हैं। ये पेपर जो है, जमहूरी तरीका पता है, एक सेकंड जमहूरी तरीका बता दूं, नहीं एक सेकंड मैं, ये जो बिल इन्होंने मूव किया, ये तो इनके अपने मेंबर्स को नहीं पता था कि क्या है, इन्होंने टेबल ही नहीं किया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये वो बिल है जो पिछले 10 दिन से मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है, हर प्रोग्राम के अंदर डिस्कस हो रहा है, हर टीवी चैनल हेडिंग के साथ चला रहा है कि ये भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, मेरा एक सेकंड वापस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए सारे, अगर मुझे इजाजत दीजिए, जमहूरी अमल आप तकाजा ये करता है कि अगर ऑपोजिशन को इससे मसला है तो आप इसको लेके अवाम के पास जाएं, एक मोमेंटम बिल्ड करें, इलेक्शंस डिमांड करें, मगर मियां साहब मुल्क में नहीं है, आपने क्या किया, आपका बाहर सड़कों पे निकले हैं, 2 घंटे में पास कर दिया। मैं कहता हूं ये अमेंडमेंट देते, ये अगर 6 दिन ना चाहते तो 6 दिन पास होता। मुझे प्रोसीजर ये है साहब का जो प्रोग्राम यूरोप जाने का आज से कोई 2 महीने पहले का बना है, आई नो दिस पर्सन, ये हमेशा ही बनता नहीं है, मुझे पता है। जब मुल्क के अंदर आगा साहब, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आज तक ये है कि जब भी मुल्क के अंदर क्राइसिस हुए हैं, जब भी कोई अहम मसला मुल्क के अंदर डिस्कस हो रहा होता है, उन्होंने देखे आज तक लेक्चर हो रहे हैं मियां साहब के जी, देखे मेरी बात पूरी पार्टी यहाँ पे है, एक वक्फा ले लेते हैं, हर साल मियां साहब बाहर क्यों मुल्क से चले जाते हैं, जब हर बार मियां साहब मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं जब भी कोई नेशनल क्राइसिस आता है, क्योंकि अभी शायद ये क्राइसिस से बात कम नहीं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। ऑप्शंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 25 जुलाई को अगर रिपोर्ट ना मिली वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से कि वो खत लिखेंगे हाँ या ना में जवाब, तो फिर कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के हवाले से जो सही हो। क्या क्या ऑप्शन है? एक 6 में तो एक कमीशन का ऑप्शन है। कमीशन रजिस्ट्रार किस पर मुश्तमिल? नहीं, वो तो देखे ना, अगर किसी बैरोक्रेट्स को बनाएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि किसी सेक्रेटरी को आप कहेंगे तो वो उस तरफ हुकूमत है, अगर वो लिखेगा तो हुकूमत नहीं छोड़ेगी, और अगर वो नहीं लिखेगा तो अदालत उसको नहीं छोड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेट तो मारा जाएगा, मारा जाएगा ना, ईदर वे वो तो सैंडविच बन जाएगा ना। तो चूंकि कमीशन का एक ऑप्शन है, फौजी अफसरान पे नहीं वाई फौज को तो हम इन्वॉल्व ना करें, फौज के लिए तो बड़ी स्ट्रगल करते हैं। नहीं वाई जुडिशियल, ये रजिस्ट्रार है, जुडिशियल भी फौजी नहीं, नो इसलिए नहीं, रजिस्ट्रार है ना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहें कि तुम इस जजमेंट की बुनियाद पर, इसकी बैकिंग पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिख दें। जबकि लेटर, आपको पता है ये कौम भी कंफ्यूज होती है, आप लोग भी बार बार डिफेंसिव पे चले जाते हैं कि कोई पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेटर आपको तो बेहतर पता होगा, लेटर लिखना बस ये बात है कि अगर देखिए ना, खुद इनिशिएट किया था केस ने, स्विट्जरलैंड ने केस, लेटर्स लिखने से सिर्फ ये है कि अगर पैसा कोई मिला तो सिविल असिस्टेंस के जरिए ये पैसा जो है ये रियासत पाकिस्तान का, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कहा यह था कि मलिक कयूम साहब ने जो लेटर विड्रॉल का लिखा था उस लेटर को विड्रॉ कर, उसको भी विड्रॉ करें। देखिए मैं ये कहती हूँ कि पहले अटॉर्नी जनरल फारूक साहब, चौधरी फारूक साहब ने, उन्होंने लेटर लिखा, क्या वो लीगल था? अगर वो लीगल था तो फिर मलिक कयूम साहब का भी लेटर लीगल था, दोनों अटॉर्नी जनरल से। और मलिक कयूम साहब ने सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट पे बेस करके उनका लेटर लिखा था, उनकी एक रूलिंग थी। बिल्कुल है, मैं बहुत मसूख से कह सकती हूँ, मैं बताऊं, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास कॉपी है। नहीं बिल्कुल, मैं बताऊं कैसे हुई कॉपी। हुआ ये कि एनआरओ जो है ना, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों जगह था, तो मुल्क के अंदर तो इंप्लीमेंट हो गया, मुल्क के बाहर नहीं हुआ। तो फारूक नाइक साहब ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी अगेंस्ट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। मलिक कयूम वाज अटॉर्नी जनरल, ही वेंट देयर एंड ही मेड अ स्टेटमेंट, वी विल डू इट। उनकी बजाय है तहरीरी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, नहीं, मैं आपको तहरीरी इंस्ट्रक्शंस भिजवा दूंगी, अगर आपने उस टाइम की कॉपी लेनी है तो मैं आपको भिजवा दूंगी। अगर वो आपको लग रहा है कि मलिक कयूम साहब वैसे ही पिसे जा रहे हैं इस पूरे इशू में, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं कमेंट। फिर हमारे भाई हैं, embarrassed नहीं, I am not at all embarrassed. Why should I be embarrassed? He has done, नहीं, thank you very much, but he has done no wrong. मैं ये पूछती हूँ कि चौधरी, मैं taking them as attorney generals,
चौधरी फारूक साहब का अगर लेटर था कि ओपन करें केसेस, वो ठीक था, लीगल था, तो देन अनदर अटॉर्नी जनरल राइट्स द लेटर के जी इनको केसेस को बंद करें बिकॉज जो भी रीजंस थे, तो दोनों को या तो कहें कि जी इलीगल थे या दोनों को फिर कहें कि जी लीगल थे। ये पिक एंड चूज नहीं करें, ये ज्यादती है। पीपल्स पार्टी को इसी बात का हमेशा से गिला है। दो तीन अहम चीजों पे मुझे जरूर कि पिक एंड चीज सिलेक्टिव जस्टिस, और हम कोई सिलेक्टिव जस्टिस है कोई काम जो बात में दो तीन चीजों पे फोकस करना चाहूंगी पॉइंट के कोई आयन या कानून के खिलाफ ये जो भी ये कानून बना है इसमें कोई आयन या कानून की वायलेशन नहीं है, बिल्कुल आयनी और कानूनी ये लेजिस्लेशन है, इसलिए इसको हमें बनाने का बेग साहब मुझे आप एक बात बताइए, एंड वेरी ऑनेस्टली आई वांट टू नो दिस कि आपकी जमात का भी इस पे क्या व्यू है, एंड एज ऑपोजिशन विच इज गवर्नमेंट इन वेटिंग, आपको क्या लगता है कि देखें एक तो जुडिशियल रिस्ट्रेन का एक इनने ऑप्शन दिया है, जस्टिस साहब ने कहते हैं रजिस्ट्रार के ऊपर एक कमीशन बनाए, रजिस्ट्रार से कहें कि वो खत लिखे एंड यू नो सीज फायर हो जाएगी, काम भी पूरा हो जाएगा, और ये कहते हैं कि बीबी की कब्र के मुतरादिफ है खत लिखना, हम नहीं लिखते, ये भी चुप हो जाएंगे। आपको लगता है कि अगर ये जुडिशियल रिस्ट्रेन ना एक्सरसाइज किया गया, क्या ये मुल्क मुतहम्मिल है एक के बाद दूसरे वजीर आजम को घर भेजते हुए देखने के? आई थिंक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आई मीन रूलिंग पार्टी, आई थिंक दे आर गोइंग हेड ऑन। नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा कि एक वजीर आजम के बाद दूसरा भी जाए, पावर में वो जितना भी साफ है या गंदा है, करप्ट है, पाकीज़ा है, जो भी है? देखें, आई मीन you have to respect the Supreme Court orders, period. I mean, there is no way. मुल्क बर्दाश्त कर लेगा? कर लेगा, मुल्क कहीं नहीं जाएगा, मुल्क कहीं नहीं जाएगा। अगर 19 जुलाई को मुल्तान में अब्दुल कादिर गिलानी जीत गया तो वो क्या पैगाम होगा? वो देखेंगे जब वो जीतेगा। That's no पैगाम आएगा जनरल इलेक्शन में। बाय इलेक्शन को डोंट कंसीडर बाय इलेक्शन। मुल्क बर्दाश्त कर लेगा? आपको लगता है मुल्क बर्दाश्त कर लेगा? ये कुछ सोच के बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े मुतमिन है आजकल, आप देखें वो सैर कर रहे हैं, क्या सोच के बैठे हैं? ये कुछ सोच के बैठे हुए हैं इस मुल्क की तबाही के लिए, जैसे ये पहले सोचते रहे, जैसे इन्होंने 99 में सोचा हर अदारे के साथ कन्फ्रंटेशन इन्होंने की कि नहीं की। आप देखें इनको मैंडेट मिला हुआ था उस वक्त। बात ये है इस वक्त इनको सोचना चाहिए, अपर दीर देखें, कोयटा देखें, लाहौर आज देखें, कितने कितने बड़े हादसा हो रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? सवाल आपसे कर दूं कि एज इत्तेहादी आप इनको समझा दें कि भाई ये हालात देखो, इलेक्शन कॉल करो, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुन तो नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ, मैं जज साहब की बात से मुत्तफिक हूँ इस हद तक कि देखें अब हमें आगे सोचना है। आगे क्या सोचना है? आगे इलेक्शन है और इलेक्शन का साल है, 2 महीने पहले करवा लें, 2 महीने बाद करवा लें, बात तो वही पे हो जाएगी। बात यह है कि अब इसके मुतालिक सीरियसली सोचें और जिस तरीके से इन्होंने एक फैसला कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उस तरीके से चारों असम्बलियों के वज़ीर आला का फैसला करें बैठ के और वजीर आजम का फैसला करें और इंटरिम गवर्नमेंट का मुकम्मल, ये इसके लिए भी इनको 2-2.5 माह लग जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। I will agree with Kamil Ali Agha, I will not deny it, but फिर ये जो चक्कर हो रहे हैं कंटेम्प्ट का, व्हाई गो इनटू कन्फ्रंटेशन विद द जुडिशरी? आप छोड़े इसको, जुडिशरी को भी एक और राज्य को घर भेजें और किसको लेकर आए? जो ये कह रहे हैं इलेक्शन के लिए तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। मेरी बात सुने, ये है क्या अब इसमें क्या अर्ज है? अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आप रिडिक्यूल करेंगे, यानी आज टेलीविजन के ऊपर, आज टेलीविजन पे मैं देख रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी और इंडिपेंडेंट है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इस मुल्क के अंदर ये होता है कि इस तरीके से आप जुडिशरी को आप रिडिक्यूल करें। इट इज शेमलेस एंड इट इज डिसग्रेसफुल। किस जुडिशरी की बात कर रहे हैं? उसी जुडिशरी जिसके ऊपर आपने हमला करवाया। वही जुडिशरी हमारे पास एहतराम है, आपके पास नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द जुडिशरी, यू हैव टू, यू आर नॉट हमारे से ज्यादा नॉट जुडिशरी की रिस्पेक्ट यू आर नॉट। आज ये दिन देखने का था, वैसे आना था, ये दिन भी देखने का था। हजारों का एहतराम होना चाहिए, हजारों का एहतराम होना चाहिए। अब मुझे भी कुछ बोलने दें, हम लोगों को भी। वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक अहम सवाल मैं तो ये कह रहा हूँ अब अपना you do that, this country will be drowned, this country will be finished. अल्लाह ना करे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। No political party in any part of the world can go against the judiciary. You should understand this. You are a lawyer. You are supposed to be an eminent lawyer. For God's sake,
अमेरिकन ने आपका बांटा फोड़ दिया। अरे छोड़े यार, छोड़ दिया उसने बांटा। छोड़े उस भांडे को। हम छोड़िए इस बात को। ये नहीं कहते कि जी पीपल्स पार्टी वाले ऊपर की बात हो रहा है, अंदर वाली बात हो रहा है। फुट्टो नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं देखिए आज बात कर दीजिए आज के लिए। अब मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। जेंटलमैन मुझे इजाजत दे दीजिए। बस 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 आज मुझे इजाजत आपने तो क्राइम किया हुआ है। प्लीज इजाजत दे दीजिए प्लीज। एक आखिरी सवाल बड़ा जरूरी था, आखिरी सवाल बहुत जरूरी था, आखिरी सवाल बड़ा जरूरी है। बस 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 तारीख किसको माफ नहीं करेगी, कौन क्रिमिनल है, किसकी नीयत क्रिमिनल है, ये फैसला अवाम ने ही करना है। वक्त बहुत कम बचा है, मगर 25 जुलाई को फिर भी जवाब देना ही पड़ेगा इस वजीर आजम को। कौन सब्र तहम्मुल और रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करता है वो भी आने वाले दिनों में देखा जाएगा। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all on Monday. Good night. Allah Hafiz.